पहलगाम की बैसारण वैली में, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इतना भयानक कि इसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कम से कम 26 लोगों की जान इस हमले में चली गई। 17 लोग घायल हुए हैं। मरने वाले 26 लोग पुरुष थे। यह ऊंचाई पर स्थित इलाका है जहां पैदल चढ़ाई या खच्चर से ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को खच्चरों पर लाद कर नीचे लाया। कम से कम 12 पर्यटकों को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब ये सभी 12 लोग स्थिर स्थिति में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। एक पीड़ित मुस्लिम था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम का ही रहने वाला था और खच्चर चलाता था। एक ईसाई था। बाकी 24 लोग हिंदू थे। वे अलग अलग जगहों से आए पर्यटक, जैसे जयपुर के 32 वर्षीय नीरज उद्धवानी, जो यूएई में काम करते थे। वे छुट्टियों पर घर आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शिमला में शादी समारोह में भाग लिया और फिर कश्मीर घूमने आए। एक पीड़ित नेपाल से था, सुदीप न्योपाने। साथ ही कई वायुसेना, आईबी और नौसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। अरुणाचल से भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरेल टैग हेलियांग। बिहार से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एलटीसी पर घूमने आए इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन। हरियाणा के 26 वर्षीय नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जिनकी शादी सिर्फ 6 दिन पहले हुई थी। वे हनीमून पर आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद उनकी पत्नी विधवा बन गई। एक वीडियो में वह कहती नजर आई कि वह अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। तभी एक व्यक्ति आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं लगते और गोली मार दी। पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने भी ऐसा ही अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जब दूर से फायरिंग देखी तो उनका परिवार एक टेंट में जाकर छुपा, लेकिन आतंकी वहां भी पहुंच गए। उन्होंने उनके पिता से इस्लामी आयतें पढ़ने को कहा। जब वे नहीं पढ़ सके तो उन्हें गोली मार दी। मदद के लिए कोई नहीं था, न पुलिस न सेना, केवल वही लोग जिन्होंने उन्हें खच्चरों पर लाया था। असावरी उनकी मां और एक महिला रिश्तेदार को वापस ले गए। कई हैंडलर्स ने घायलों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए खच्चरों पर चढ़ाया। करीब 20 मिनट बाद भारतीय सेना वहां पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छाया ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। टीआरएफ का मतलब है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीरी पत्रकारों को धमकाया था, तब गृह मंत्रालय ने इसे यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया था। इस ग्रुप के सदस्य शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए की 4थी सूची में आतंकवादी घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी को इस साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती जांच के अनुसार 4 से 6 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। गवाहों के बयान पर जेएनके पुलिस ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच जारी किए। द हिंदू के अनुसार शक है कि 2 कश्मीरी युवक भी आतंकियों में शामिल थे, जो 2018 में पाकिस्तान गए थे। अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का अहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वे हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ भारत में घुसे थे और उनकी मूवमेंट की इनपुट्स भी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर राजशेखर झा ने लिखा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों द्वारा होटलों की रेकी की भी सूचना मिली थी। अगर यह सही है तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस फेल नहीं हुआ, फिर भी यह हमला हुआ। ये आपको पुलवामा हमले की याद दिला सकता है। 2019 में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा था कि कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की जांच में पता चला था कि 2 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। किसास हमले की चेतावनी थी। पुलवामा हमले के बाद की जांच में मुदस्सिर अहमद खान को मास्टरमाइंड पाया गया। 24 जनवरी के इनपुट में उनके आत्मघाती हमले की योजना की सूचना थी। 25 जनवरी के इनपुट में मुदस्सिर खान की लोकेशन तक बताई गई थी। स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि वह 4 विदेशी आतंकियों के साथ देखा गया है और वे अवंतीपोरा या पंपोर में हमला कर सकते हैं। पुलवामा से सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर दूर। सोचिए दोस्तों, इतनी डिटेल जानकारी के बावजूद फिर भी हमला हुआ। कैसे हुआ, ये असली सवाल है। मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है? अगर हम नहीं जानते तो किससे पूछें? हमें जवाब चाहिए। ये आतंकी हथियार कहां से लाते हैं? सीमा पार से आते हैं और सीमा पर नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। बीएसएफ, सेना सब केंद्र सरकार के अधीन है, फिर भी घुसपैठिए आते हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आपके जिम्मे है।
बीएसएफ आपके अधीन है, सेना आपके अधीन है, नौसेना आपके अधीन है, फिर कैसे घुसपैठ होती है? कोई भी समझदार व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चा भी समझ सकता है कि देश की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। तो सवाल उनसे ही पूछना होगा। 2016 में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। तो सवाल है कि फिर आतंकी हमले क्यों नहीं रुके? जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए, 2016 का नगरोटा हमला, 2017 का अमरनाथ यात्रा हमला, 2018 का सुंजवान हमला, 2019 का पुलवामा हमला, 2019 का जम्मू बस स्टैंड धमाका, 2019 का अवंतीपोरा हमला, 2023 का पुंछ राजौरी हमला, 2024 का रियासी हमला और अब 2025 का पहलगाम हमला। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। 2014 से पहले मीडिया सवाल पूछती थी, फिल्में बनती थीं जैसे ए वेडनेसडे, जहां सरकार से सवाल होते थे। सरकार बनाने का मतलब है देश की सुरक्षा करना। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस काम के लिए सक्षम हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बिना डर के कहीं भी जा सके। पहले गलतियों पर नेताओं से इस्तीफा लिया जाता था, जैसे 26 नवंबर के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। ये कोई महान काम नहीं था, बल्कि लोकतंत्र में सामान्य बात थी। लेकिन आज की न्यू इंडिया में देखिए अर्नब गोस्वामी को। अर्नब सुप्रीम कोर्ट को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता 370 पर बहस करने की जरूरत थी। जज सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते। यही अर्नब पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर लिख रहा था, हमने जीत ली। प्रोपेगंडा मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती। जब आज तक का रिपोर्टर सवाल उठाता है तो म्यूजिक बजाकर उसे चुप करा दिया जाता है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट थे, कोई पुलिस नहीं थी, म्यूजिक बजा दिया गया। यहाँ तक कि बच्चे भी सवाल कर रहे हैं। सरकार निकम्मी हो गई है। इतना बड़ा आतंकी हमला, लेकिन किसी को पता नहीं चला। नीचे सेना की बेस थी, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी। 10 दिन पहले की रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्रालय ने संसद समिति को बताया कि सेना में 8400 ऑफिसरों की कमी है, 92,400 जवानों की कमी है। कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। कमी क्यों है? कोविड के दौरान 2 साल सेना में भर्ती नहीं हुई। अब सेना की ताकत 2 लाख और कम करने की योजना है, वेतन और पेंशन बचाने के लिए। विनय नारवाल की बहन मुख्यमंत्री के सामने रोई कि भाई 1-2 घंटे जिंदा था, अगर सेना होती तो बचाया जा सकता था। कोई नहीं आया, कोई नहीं। नेता आते हैं तो के वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। प्रोपेगंडा मीडिया को इसकी फिक्र नहीं। कश्मीरी पंडितों का धरना भी इन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन मुकेश अंबानी को 55 सुरक्षा कर्मी और एनएसजी कमांडो मिलते हैं। उनके बेटे की घड़ी 60 करोड़ की। नीता अंबानी का हार 500 करोड़ का। शादी पर 5000 करोड़ खर्च किए, लेकिन सुरक्षा सरकारी पैसे से चाहते हैं। सेलिब्रिटीज को U+ और Z+ सुरक्षा मिलती है। सामान्य नागरिकों को क्या मिलता है? ट्रेन हादसों में मरते हैं, ब्रिज गिरने पर मरते हैं, मैनहोल में गिरते हैं और कभी आतंकी हमलों में। जब बात आम नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो सरकार को सिर्फ सैलरी और खर्चों की चिंता सताती है। आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं बची है। हमसे बस वोट चाहिए, टैक्स चाहिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ वादे, बहाने और खोखले भाषण। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर सवाल पूछें, जिम्मेदारी तय करें और ये याद दिलाएं कि सरकारें जनता के लिए होती हैं, न कि सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के लिए। जो लोग इस हमले में मारे गए वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर एक के पीछे एक अधूरी कहानी है, एक टूटा हुआ सपना है और बिखरा हुआ परिवार है। उनकी कुर्बानी को यूं ही मत जाने दीजिए। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि जब हम सवाल करना बंद कर देंगे तब लोकतंत्र का सचमुच अंत हो जाएगा। देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से कोई भी सरकार बच नहीं सकती। जय हिंद।